चलो तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आज टीआरएनए का त्रिविमीय मॉडल, जिसको अपन बोल सकते हैं 3D मॉडल या फिर 3 डायमेंशनल मॉडल। 3 डायमेंशनल मॉडल। अच्छा, 2D मॉडल किसने दिया था? 2D मॉडल किसने दिया था? रॉबर्ट होले ने दिया था। 3D मॉडल किसने दिया? तो आप बताओगे यह किम तथा ए क्लग ने दिया था। किम तथा क्लग नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि टीआरएनए की संरचना इस प्रकार की होती है। ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम किस शेप की दिखाई दे रही है? ये एल शेप। तो यहां पर इन्होंने बताया कि टीआरएनए की संरचना एल शेप्ड होती है। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। और रॉबर्ट होलने ने क्या बताया था? टीआरएनए की संरचना क्लोवर लीफ या तिपत्ती या घास की पत्ती के समान दिखाई देती है। लिख लो। लिख लिया? आगे देखो तो छोटा सा टॉपिक है एक, वोबल हाइपोथेसिस। वोबेल संकल्पना। किसने दी थी ये संकल्पना? क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने यह संकल्पना दी थी। इन्होंने क्या बताया वो सुनो पहले, वो ज्यादा जरूरी है। ये अपने पास में एक टीआरएनए है, ये मान लो 5 प्राइम एंड, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 प्राइम। इस लूप का नाम क्या था? नीचे वाले का एंटीकोडोन लूप। और यहां पर अपने पास में है एमआरएनए, और इस एमआरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है? कोडोन। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीकोडोन। मान लो यहाँ पर क्या है, इसके अपोजिट क्या आएगा? यू। यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। अब देखो, ये 5 प्राइम एंड और ये कौन सा? 3 प्राइम। कोडोन को हमेशा कौन से दिशा में पढ़ा जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्रिक ने बताया कि शुरू के जो दो कोडोन हैं, शुरू के दो कोडोन का मतलब है शुरू के दो न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में एकदम बढ़िया तरीके से पेयरिंग होगी, प्रॉपर पेयरिंग होगी इनके बीच में, प्रॉपर रूप से ये जोड़े बना लेंगे। लेकिन जो तीसरा कोडोन का जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है और एंटी कोडोन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में कभी भी प्रॉपर पेयरिंग नहीं होती है। इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पर साइटोसिन होगा तो भी ये बॉन्ड बनाएगा, अगर यहाँ पर ग्वानिन होगा तो भी ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर एडिनिन होगा तो भी बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर यूरेसिल होगा तो भी बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये जो एंटी कोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड और कोडोन का तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं। यानी जरूरी कौन कौन से हैं?
कोडोन के पहले दो और एंटी कोडोन के लास्ट के दो। ये ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी एमिनो एसिड की पहचान करने के लिए। तो इनके बीच में पेयरिंग होनी जरूरी है। तीसरे के ऊपर प्रॉपर पेयरिंग ना हो तो भी काम चल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं वोबल पोजीशन वाले बेस पेयर। क्या बोलेंगे इसको? वोबल पोजीशन वाले बेस पेयर। ये लाइन में लिखवा दूंगी, आपको याद क्या करना है वो बता दूंगी, पहले चित्र बनाओ आप। लिख लिया क्या? लिखो। इसके अनुसार इसके अनुसार एक कोडोन के एक कोडोन के पहले दो नाइट्रोजन क्षार एमिनो अम्ल को पहचानने में एमिनो अम्ल को पहचानने में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि तीसरा क्षार तीसरा क्षार एमिनो अम्ल को प्रभावित नहीं करता। एमिनो अम्ल को प्रभावित नहीं करता। अगला पॉइंट लगा के लिखो, इंपोर्टेंट लगा के लिखना। एंटीकोडोन का प्रथम क्षार एंटीकोडोन का प्रथम क्षार तथा कोडोन का तीसरा क्षार वोबेल पोजीशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वोबेल स्थिति वाला होता है। वोबेल स्थिति वाला होता है। हेडिंग लगाओ। अनुवादन की प्रक्रिया के चरण। अनुवादन की प्रक्रिया के चरण। कितने चरण होंगे? 3। कौन कौन से? सबसे पहला ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ट्रांसलेशन इनिशिएशन का मतलब होगा अनुवादन प्रारंभन। दूसरा बताओ।
ट्रांसलेशन, इलोंगेशन, इसका क्या मतलब होगा? अनुवादन, दीर्घीकरण। और तीसरा कौन सा होगा? ट्रांसलेशन, टर्मिनेशन, यानी कि अनुवादन समापन। तो 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये लिख लो और पहली हेडिंग ये लगा लेना। ये क्या फर्स्ट हेडिंग कौन सी लगाई है? अनुवादन प्रारंभन। लिखो, इसके 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले एमिनो एसिड को चार्ज करना पड़ेगा और फिर चार्ज किए हुए एमिनो एसिड को कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन? टीआरएनए के ऊपर। देखो कैसे। मुझे एक बात बताओ, चार्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किसके पास है? ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। तो देखो, तो ये अपने पास में मान लो एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड को क्या चाहिए चार्ज होने के लिए? एटीपी। तो एमिनो एसिड के साथ में तो क्या जुड़ जाएगा? एएमपी। एटीपी की फुल फॉर्म बताओ चलो। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एएमपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो पहले 3 फॉस्फेट थे, ट्राइफॉस्फेट यानी 3। मोनो के अंदर कितना बचा? 1। इसका मतलब यहां से कितने फॉस्फेट निकल गए? 2। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए। इनको अपन बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये जो एमिनो एसिड है इसको अपन क्या बोलेंगे? ये है चार्ज्ड एमिनो एसिड, यानी ये एमिनो एसिड अब चार्ज हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे? इस चार्ज्ड एमिनो एसिड को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टीआरएनए के ऊपर। देखो, ये मान लो अपने पास में है टीआरएनए। एल शेप में बना दिया अपन ने इसको। ये टीआरएनए है। टीआरएनए के ऊपर अपन किसको ट्रांसफर करेंगे?
चार्ज्ड एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए अब अपना जो एंजाइम अपन ने लिखा था वो काम में आएगा, जिसका नाम था AARS। अगर आपको याद हो तो पूरा नाम बताओ। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम काम में आएगा। और साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम भी काम में आता है। कौन काम में आएगा यहाँ पर? मैग्नीशियम। ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे? इस टीआरएनए के ऊपर किसको ट्रांसफर कर देंगे? अच्छा, टीआरएनए की कौन सी भुजा के ऊपर एमिनो एसिड जुड़ेगा? ग्राही भुजा के ऊपर। ग्राही भुजा सबसे ऊपर वाली होती है, तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? चार्ज्ड एमिनो एसिड यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये जो पूरा टीआरएनए है इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज्ड टीआरएनए। अब ये टीआरएनए कहाँ जाएगा? अब ये टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर जाएगा राइबोसोम के पास, और फिर वहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा। लिख लो यहाँ पर। हाँ भाई, क्या मिल गया? तो इतना ज्यादा एक्साइटेड होके कैसे? ये कौन सा तरीका तेरे बैठने का? ढंग से बैठ। सबने लिख लिया क्या यहाँ तक? चलो अब देखो, आगे देखो तो आगे क्या प्रोसेस होगी। अब ये टीआरएनए किसके पास जाएगा? चलो बताओ आप मेरे को। ये टीआरएनए कहाँ जाएगा अब? किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास। लेकिन राइबोसोम के पास इसको बुलाएगा कौन? इस राइबोसोम की छोटी इकाई के पास में एक चैनल बताया था मैंने, आपको याद हो तो। उस चैनल का नाम क्या था? एमआरएनए चैनल। और इस एमआरएनए चैनल के अंदर कौन बैठा है? इसमें कौन आ जाता है? एमआरएनए आ जाएगा। अब ये जो राइबोसोम है वो इस एमआरएनए को स्कैन कर रहा है। स्कैन करना मतलब इसके सीक्वेंस को ये पढ़ रहा है। अच्छा मेरे को बताओ, एमआरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं? अरे क्या पाए जाते हैं एमआरएनए पर? देखो, ये देखो, ऐसी पढ़ाई है, इनके आंसर नहीं निकल रहे मुंह से। बातें तो करवा लो पूरे 300 गांवों की। अरे क्या पाए जाते हैं एमआरएनए पर? हैं? प्रोटीन पाई जाती है एमआरएनए पर। शाबाश। एमआरएनए किसका बना होता है? इकाई क्या है एमआरएनए की? डीएनए आरएनए जितने भी हैं वो सभी न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है इनकी। और एमआरएनए के ऊपर मैंने बताया था आनुवांशिक कूट पाए जाते हैं, कोडोन पाए जाते हैं एमआरएनए के ऊपर। और वही कोडोन सूचना रखते हैं किसके लिए? एमिनो एसिड के लिए। एमिनो एसिड को बुलाएंगे, जो कोडोन होगा उसी प्रकार का एमिनो एसिड यहाँ पर आएगा। अब मान लो ये स्कैन कर रहा था, स्कैन करते करते इस राइबोसोम को मिल गया कौन? एयूजी मिल गया। मैंने आपको बताया जहां पर एयूजी प्रेजेंट होगा वहां से अनुवादन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोडोन तो पहले भी थे इसके पास में, लेकिन पहले वाले पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन सा है अपने लिए? एयूजी, क्योंकि उसी को स्टार्ट कोडोन बोला अपन ने। तो जैसे ही स्टार्ट कोडोन मिला, राइबोसोम ने बोला टीआरएनए को कि किसको लेके आओ? कौन से एमिनो एसिड को? कौन से एमिनो एसिड को बुलाएगा? एयूजी, मिथियोनिन को। एयूजी किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करेगा। तो यहाँ पर टीआरएनए था, वो टीआरएनए के ऊपर कौन बैठा है? यहाँ पे मिथियोनिन एमिनो एसिड बैठा है। अब क्या होगा? अच्छा, इस वाली साइट का नाम बताओ, ये कौन सी साइट है? ये पी साइट है, ये वाली ई और ये वाली ए। तो सबसे पहला जो टीआरएनए आएगा यहाँ पे, ये टीआरएनए कौन सी साइट के ऊपर आएगा? ये टीआरएनए आएगा सबसे पहले पी साइट के ऊपर। किसको लेकर? मिथियोनिन को लेकर। ये ट्रांसफर किसकी उपस्थिति में होगा? जीटीपी की उपस्थिति में। यानी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ऊर्जा अपन को चाहिए, और वो ऊर्जा कौन प्रोवाइड करवाएगा? जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले
स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कौन से कोडोन से, एयूजी से हुई। अब आगे जितने भी कोडोन होंगे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कौन सा कोडोन कौन सा एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, ये मैं डिटेल से आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आगे जितने भी कोडोन आएंगे उस हिसाब से एमिनो एसिड भी आते रहेंगे। और जो अगले वाले, मान लो यहाँ पर आ गया एक कोडोन जिसका नाम था GUG, कौन सा आ गया बताओ, GUG। अब बताओ ये किसको बुलाएगा, वेलिन को बुलाएगा। और वेलिन अब कौन सी साइड पर आएगा, ए साइड के ऊपर, ए साइड के ऊपर। अब आगे जितने भी कोडोन आएंगे, जितने भी अमीनो एसिड आएंगे, वो हमेशा कौन सी साइड पर आएंगे, ए साइड पर। केवल पहला ही ऐसा होता है जो कहां पर आएगा, पी साइड के ऊपर। अब ये जो टीआरएनए है वो मिथ्योनिन को तो यही छोड़ देगा, जहां है वही छोड़ देगा, और खुद खाली होकर ये राइबोसोम जैसे ही आगे खिसकेगा, खुद खाली होकर कहां से बाहर निकल जाएगा, ई साइड से बाहर निकलता जाएगा। इस प्रकार से नए नए टीआरएनए आते रहेंगे और यहाँ पर एमिनो एसिड को छोड़कर खुद बाहर निकलते रहेंगे। ये जो प्रक्रिया इसको अपन बोलते हैं अनुवादन प्रारंभन, यानी अभी तक अनुवादन की क्या हुई है, केवल शुरुआत हुई है। तो पहला जो टीआरएनए आएगा वो कौन सी साइड पर आएगा, पी साइड के ऊपर, और उसके बाद में जितने भी होंगे वो सारे ए साइड पर आएंगे। चलो इतना लिखो पहले आप। हर्षिता के 25 क्वेश्चन सही हुए थे ना, और कोई है जिसके 25 क्वेश्चन सही हुए थे बॉटनी में, 25 में से 25 क्वेश्चन। चलो लिख लिया ना ये, लिखो तो। चार्ज हुआ प्रथम टीआरएनए, चार्ज हुआ प्रथम टीआरएनए पी स्थल पर, पी स्थल पर स्थानांतरित होता है, पी स्थल पर स्थानांतरित होता है। जबकि अन्य सभी, जबकि अन्य सभी चार्ज हुए टीआरएनए, अन्य सभी चार्ज हुए टीआरएनए ए स्थल पर स्थानांतरित होते हैं। ए स्थल पर स्थानांतरित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो। अनुवादन प्रारंभन के लिए, अनुवादन प्रारंभन के लिए जीटीपी की आवश्यकता होती है। जीटीपी की आवश्यकता होती है। अब सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दे लो एक बार वापस। दूसरा जो स्टेप होगा उसका नाम क्या होगा, अनुवादन दीर्घीकरण, अनुवादन दीर्घीकरण। इसमें देखो क्या होता है, ये कौन सा चैनल बनाया ऊपर, पेप्टाइड एग्जिट चैनल।
सबसे पहले कौन सा एमिनो एसिड आया था? मिथियोनिन। मान लो मिथियोनिन यहाँ पर आ चुका है, फिर वेलिन, फिर मान लो एक और आया था जिसका नाम था हिस्टिडीन, फिर आ गया था प्रोलीन, फिर आ गया था ग्लूटामेट, फिर आ गया था ग्लाइसिन। इस प्रकार से मान लो कुछ भी आ गया हो। नया जो एमिनो एसिड है वो यहाँ पर आ रहा है जिसका नाम है सेरीन, और खाली टीआरएनए ई साइड से बाहर निकलते जा रहे हैं। ये जो राइबोसोम है ये कंटिन्यू कहाँ जा रहा है? ये आगे की तरफ खिसक रहा है, और आगे की तरफ खिसकेगा तो फिर ये वाली साइड क्या होती जाएगी? खाली होती जाएगी। तो नए नए जो एमिनो एसिड है वो इसी साइड के ऊपर आते रहेंगे, और यहाँ पर इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में क्या बनता जाएगा? इनके बीच में पेप्टाइड बंध बनता जाएगा। कौन बनाएगा? चलो बताओ। 23S RRNA यहाँ पर बंध का निर्माण करेगा। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो 28S RRNA यहाँ पर पेप्टाइड बंध बनाने का काम करेगा। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अनुवादन दीर्घीकरण बोल दिया इसको अपन। क्लियर है यहाँ तक? ये बनाओ फटाफट, या फिर मैं एक साथ में एक और बना देती हूँ। चलो एक बार और देख लो। ये तीसरा जो स्टेप है उसका नाम क्या होगा? तीसरे स्टेप का नाम है अनुवादन समापन। अनुवादन समापन। इसमें देखो क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुवादन समापन में क्या होगा? जो एमआरएनए था अपना, उस एमआरएनए के ऊपर ऐसे कोडोन आ गए जो प्रोटीन निर्माण में सहायता नहीं करते हैं। मान लो यहाँ पर कौन से कोडोन आ गए? यहाँ पर आ गया UAA। अब बताओ ये कोडोन किसी एमिनो एसिड को बुलाएगा क्या? बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों भाई, क्यों? कारण? क्योंकि ये क्या है? ये स्टॉप कोडोन है, और स्टॉप कोडोन कभी भी किसी एमिनो एसिड को नहीं बुलाएगा। तो ए साइट खाली रह जाएगी। खाली रह जाएगी इसका मतलब पेप्टाइड चेन यहीं तक बन पाएगी, इसके बाद में पेप्टाइड चेन के अंदर और दूसरे एमिनो एसिड नहीं जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो पेप्टाइड चेन कौन सी बनी फिर? जल्दी से बता दो। सबसे पहले क्या आया? मिथियोनिन, फिर वेलिन, उसके बाद में हिस्टिडीन, फिर आ गया था प्रोलीन, फिर आ गया था ग्लूटामेट, फिर आ गया था ग्लाइसिन, और फिर आ गया था सेरीन। अब नया एमिनो एसिड यहाँ पर नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। इसको अपन बोल देंगे अनुवादन समापन। किसकी वजह से हुआ है समापन? स्टॉप कोडोन की वजह से। तो ये जो कोडोन आया है, इस कोडोन का नाम क्या है? स्टॉप कोडोन। इसकी जगह पर और कौन सा कोडोन आ सकता था? UAG और UGA, ये भी यहाँ पर आ सकते थे। क्लियर है? यहाँ तक लिख लो।